थर्मोडायनेमिक्स। ये डेफिनेशन लिखी है मैंने ब्रांच की, इसमें लिखा हुआ है कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्ट होना हीट एनर्जी का मैकेनिकल में या मैकेनिकल का हीट एनर्जी का। कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। देखो हमारे पास इस वाले यूनिट के सिर्फ 2 टॉपिक्स इंक्लूड थे, जिसमें से एक पढ़ चुके हैं, एक बाकी है। और वो एक कौन सा वाला है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास 3 लॉज होते हैं। एक होता है जीरोथ लॉ, एक होता है फर्स्ट लॉ और एक होता है सेकंड लॉ। टोटल 3 लॉज हैं। अच्छा, आपके अपने सिलेबस में जो आपने इंटर में पढ़ा है उसमें आपने 2 लॉज पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ और एक आपने पढ़ा है सेकंड लॉ। लेकिन हमारे इस वाले सिलेबस में जो हम रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ एक इंक्लूड है। कौन सा वाला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती हैं। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ को स्टार्ट करने पर सबसे पहले इसकी कुछ टर्म्स, जैसे कि सबसे पहली टर्म कनेक्शन ऑफ extremely large number of atoms या molecules। आपने अगर एक बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को कलेक्ट किया हुआ हो, मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को कलेक्ट किया हुआ हो, और एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम रखते हैं किसी न किसी कंटेनर में, किसी सिस्टम में या किसी बाउंड्री के अंदर। तो उसके आगे मैं लिखूंगा कन्फाइंड विदिन बाउंड्रीज। इस कलेक्शन को बेसिकली हम कहते हैं सिस्टम। पढ़ते हो ना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम सिस्टम पढ़ते हैं, 3 किस्म के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है बेसिकली डेफिनेशन किसकी है? सिस्टम की। और क्योंकि हम ब्रांच जो पढ़ रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको हम सिस्टम और पूरा नाम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो भाई कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड विद इन बाउंड्रीज इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। ठीक है, फिर अगर हम बात करना चाहें थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की तो जो 3 टाइप्स आप लोगों ने पढ़ रखी होती है, जिसमें से एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम के अंदर 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है सिस्टम की एनर्जी, एक होती है सिस्टम का मैटर। उसमें मैटर क्या है? ठीक है ना, एनर्जी, और एनर्जी कंटेन्ड बाय द मैटर। ठीक है, देखो डेफिनेशन खुद से लिख लेना, समझा देता हूं मैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि अपनी एनर्जी और अपने मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सके। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों चीजें, कौन कौन सी दोनों चीजें? एनर्जी भी और दूसरा मैटर भी। 2 ही चीजों का जिक्र करते हैं हम लोग, या तो एनर्जी या मैटर का। तो ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों चीजें एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सके, आप ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके, यानी कि एनर्जी सिस्टम को लीव करके बाहर भी जा सके या बाहर की एनर्जी सिस्टम में एंटर भी हो सके, लेकिन कौन नहीं हो सके? सिर्फ मैटर एक्सचेंज ना हो सके, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके, आप ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज। भाई इस क्लोज सिस्टम में जो वर्ड क्लोज लगा हुआ है ना, ये क्लोज लगा हुआ है क्लोज फॉर द मैटर, यानी कि मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, सिर्फ क्या एक्सचेंज होगी? एनर्जी एक्सचेंज होगी। अच्छा, एक्सचेंज किसके साथ होती है? सराउंडिंग के साथ। तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। और ये जो आइसोलेटेड लिखा हुआ है ना, आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी ना मैटर एक्सचेंज होगा। तो आप ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो भाई जिसमें दोनों एक्सचेंज हो सके, दोनों का मतलब क्या? एनर्जी और मैटर। जिसमें दोनों एक्सचेंज हो सके ओपन सिस्टम कहलाता है। जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके, मैटर नहीं हो सके, क्लोज कहलाता है। और जिसमें दोनों ही ना हो सके तो आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या लिखोगे? बोथ एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। आप क्या लिखोगे? ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बट नॉट द मैटर। यहां क्या लिखोगे? नीदर एनर्जी नॉर मैटर इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग।
बस ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जितनी देर से हम सराउंडिंग कर रहे हैं, इसकी भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। अब ये नहीं लिखना कि एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग का एक छोटा सा रोल भी होता है। सिस्टम अपना एनर्जी और मैटर जो एक्सचेंज करती है, किसके साथ एक्सचेंज करती है? सराउंडिंग के साथ करती है। तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम टू विच एनर्जी एंड मैटर इज एक्सचेंज। अच्छा, एनर्जी एंड मैटर इज एक्सचेंज, किसकी एनर्जी, किसका मैटर? सिस्टम का। हर वो चीज जो कि सिस्टम के बाहर है, जिससे सिस्टम अपनी एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज कर सकता हो, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग। देन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में एक और चीज, हमारे पास सिस्टम के, अच्छा सिस्टम यहाँ पर हम ज्यादातर किसको डील करते हैं? गैस। हमारे पास एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस फिल की हुई होती है, या कंटेनर होता है, कंटेनर में गैस फिल की हुई होती है। तो सिस्टम से मुराद हमारे यहाँ पर ज्यादातर गैस से होगा, या अगर गैस का वर्ड यूज किया जा रहा है तो उस गैस को भी हम क्या बोलेंगे? सिस्टम, ठीक है ना। देखो सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम का प्रेशर, जैसे कि, अच्छा सिस्टम का मतलब मैं गैस की बात कर रहा हूँ ना, जैसे कि गैस का प्रेशर, जैसे कि गैस का वॉल्यूम कितना है, जैसे कि गैस का टेम्परेचर कितना है, जैसे कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, जैसे कि गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी है ना। ये कुछ गैस के या कुछ सिस्टम के पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स का काम क्या होता है? इन पैरामीटर्स का काम ये होता है, पैरामीटर्स क्या जो मैंने नाम लिए इतने सारे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, है ना, ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स का एक ही काम है, और वो काम क्या है? ये किसी भी गैस की हालत को डिफाइन करते हैं, ये किसी भी गैस की स्टेट को, किसी भी गैस की कंडीशन को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इन पैरामीटर्स को इस ब्रांच में थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब नाम लिए ना मैंने, ये पैरामीटर्स हैं, और इनको किस नाम से जाना जाता है? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। यानी कि अब जो आपको नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा रहा हूं किसकी है? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की। क्या किसकी बात कर रहे हो? पैरामीटर्स सच एज क्या क्या बताया मैंने? जैसे कि प्रेशर ऑफ गैस, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स, और जैसे कि इंटरनल एनर्जी। क्या करते हैं ये? विच डिस्क्राइब, इनका काम, विच डिस्क्राइब द स्टेट of a gas, state of a gas या state of a system, एक ही बात है। Such parameters are called thermodynamic variables, are called thermodynamic variables। thermodynamic variables पता है क्यों? ये आधा वोट बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है, लिख नहीं सकते क्योंकि ये जिसमें समझ आ सकता है। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। अच्छा फिर एक और डेफिनेशन क्या? हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस, एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, जिसमें हम इन वेरिएबल्स को चेंज करते हो। आप प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, नंबर ऑफ मोल चेंज करो, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन वेरिएबल्स को चेंज किया जाता हो, और इन वेरिएबल्स के चेंज होने से गैस की स्टेट चेंज हो जाती हो, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट बन जाए, और खुद नहीं बनेगी, इन पैरामीटर्स को चेंज करोगे तो स्टेट चेंज होगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। डेफिनेशन लिख लो इसकी, प्रोसेस इन विच, या प्रोसेस ऑफ चेंजिंग किनको चेंज करना है हमें? इन वेरिएबल्स को।
थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, जिसकी वजह से चेंज हो जाती हो द स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट ऑफ गैस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या क्या आते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जैसा आपने पढ़ा है आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जैसा आपने पढ़ा है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं किसकी? थर्मोडायनामिक प्रोसेस की, जिसमें आप क्या करते हैं, गैस के वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और गैस के वेरिएबल्स को चेंज करने की वजह से गैस की स्टेट चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, यहाँ पर एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। ठीक है, देन हमारे पास देखो जितने भी हम प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल वगैरह जो पढ़ते हैं प्रोसेस, आपको पता है इन प्रोसेस को पढ़ने के साथ सबसे एंड में हम लाजमी एक ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ में क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम होता है। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो या तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, या आपको कर्व मिलता है, हाइपरबोलिक कर्व मिलता है, डिपेंड करता है ना। तो ये जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो ना किसी भी प्रोसेस की, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस वाली ब्रांच में कहा जाता है इंडिकेटर डायग्राम। क्या कहा जाता है? ग्राफ बाद में कहा जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में कहा जाता है, पीवी डायग्राम इसका बाद में नाम है। इसका सबसे पहला जो नाम है वो है इंडिकेटर डायग्राम। आसान से लफ्जों में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको कहा जाता है इंडिकेटर डायग्राम। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of change in state of a gas is called indicator diagram। ये जो मैं ब्लैक से जो भी नाम लिख रहा हूं ये सारी इन्हीं की डेफिनेशंस हैं। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन सुनिएगा, ये डेफिनेशन है सारी, ये किसी डेफिनेशन है सिस्टम की, ये किसी डेफिनेशन थी सराउंडिंग्स की, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, देन इंडिकेटर डायग्राम। एक और डेफिनेशन सुनो, वो ये कि हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। और हम सिस्टम की जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो हमारे इंटरनल एनर्जी से कहने से मुराद होता है सिस्टम की दो किस्म की एनर्जीज होती है मॉलिक्यूल्स के पास। एक होती है उनके पास काइनेटिक एनर्जी और एक होती है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी। किसके पास? सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास दो किस्म की एनर्जीज होती है। कौन कौन सी? काइनेटिक। अच्छा, काइनेटिक किस वजह से होती है? मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मोशन पे होते हैं, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल तो होती है फील्ड्स की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है ना, अट्रैक्शन की वजह से वो पजेस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से वो पजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज का सम मिलकर बनाते हैं इंटरनल एनर्जी। तो जब हम सिस्टम की या गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो एक्चुअली वो सम होता है इन दोनों एनर्जीज का। किन किन एनर्जीज का? काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अब हम जो दूसरी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं वो किसकी है? इंटरनल एनर्जी की। क्या भाई? एनर्जी पजेस्ड, एनर्जी पजेस्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी किसकी वजह से? ड्यू टू, दो वजह से, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन से मुराद कौन सी एनर्जी? काइनेटिक, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और इससे मुराद कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये डेफिनेशन हो गई इंटरनल एनर्जी की। और देखें, वैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से शो करते हैं।
आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हम क्या लिखते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन को, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, ये तीन चीज आती है, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू। इसमें जो Q है वो हीट के लिए होता है, जो W है वो वर्क के लिए होता है, जो U है वो होता है किसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम के हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कैपिटल U, तो भाई वो बराबर होता है सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस U के साथ छोटा सा KE बना हुआ है, इसका मतलब वो इंटरनल काइनेटिक है, और जिस U के साथ छोटा सा PE बना हुआ है वो इंटरनल पोटेंशियल है। तो इन दोनों का सम मिलकर बनाती है किसको, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और डेफिनेशन सुनिएगा, हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वर्क डन को डिस्कस ना करें, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क डन लाजमी होता है, और वर्क डन का हमें थर्मोडायनामिक्स में पता कैसे चलता है, सिस्टम के एक्सपेंड होने से और सिस्टम के कंप्रेस होने से। सिस्टम अगर एक्सपेंड हो तो भी वर्क डन, सिस्टम अगर कंप्रेस हो तो भी वर्क डन। तो सिस्टम में वर्क डन ना हो, हम थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन को डिस्कस ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट हम फॉर्मूला या जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। एक डेरिवेशन की जाती है छोटी सी, फिक्र मत करें, वो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम डेरिवेशन करते ही नहीं है, सही ना। सो वर्क डन, लेकिन ये वर्क डन किसका है, हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स इज, डेरिवेशन करते हैं बेसिकली। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं, F की वैल्यू पुट करते हैं, D की वैल्यू पुट करते हैं, और हमें जो वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है कुछ ये P डेल्टा V। ये कहलाता है थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला। P का मतलब प्रेशर और डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। और इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 माइनस, देखो डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 माइनस P1। सो दिस इज कॉल्ड वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। एक बात और याद रखिएगा, जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो देखो हमने ग्राफ्स पढ़े ना, ग्राफ्स, पता नहीं कब से हम ग्राफ से हमारा ताल्लुक है, हम फोर्स एंड मोशन पढ़ लेते हैं, तब से हमने ग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया था। ग्राफ्स में हमने लोगों ने दो बातें सीखी हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डिवाइड में हो, रेशो में हो, उनका जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो हमेशा हम बात करते हैं स्लोप की। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो इसका मतलब जो आपको लाइन मिलेगी उसको हम कहेंगे स्लोप। तो उस स्लोप की जब हम बात करते हैं तो स्लोप हमें इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी के बारे में, ऐसा है। और हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो कि मल्टीप्लाई में होती हैं, और उन मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटीज का, प्रोडक्ट वाली क्वांटिटीज का जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो हम बात करते हैं एरिया की। याद है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया मतलब आपको कोई भी शेप गिवन होती है, आप उसका क्या फाइंड करते हैं, एरिया। अभी देखो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका जो भी ग्राफ बनेगा तो उसका हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया। और जो इस वाले ग्राफ का एरिया मिलेगा एक्चुअली वो हमें वैल्यू किसकी देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन। ठीक है ना, तो ग्राफ अगर पीवी ग्राफ हो तो उसका जो एरिया हो तो एरिया हमें किसकी वैल्यू देता है, वर्क डन की वैल्यू देता है। एक और बात सुनिएगा वर्क डन के हवाले से, हमारे पास जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी होता है और जो वर्क डन है वो नेगेटिव भी होता है। इधर सुनिएगा, वर्क डन का पॉजिटिव होना कब, हमारे पास दो कंडीशन होती है गैस की, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। या तो गैस होती है एक्सपेंड या तो गैस होती है कंप्रेस। जब भी गैस एक्सपेंड होगी तो याद रखिएगा इस कंडीशन में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको ध्यान में बिठा लो। क्या, जब भी गैस एक्सपेंड होगी यानी कि वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा, क्वेश्चन जब गिवन होता है ना तो उसमें लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसी बात लिखी हुई होती है जिसमें आप समझ जाएंगे कि गैस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, या गैस कंप्रेस हो रही है, या वॉल्यूम कम हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर गैस एक्सपेंड हो यानी कि वॉल्यूम बढ़े तो वॉल्यूम के बढ़ने या गैस के एक्सपेंड होने के सेंस में जो W होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर गैस कंप्रेस की जाए
तो जब गैस कंप्रेस की जाती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। सो डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव इफ गैस एक्सपेंड्स। और मेरी बात सुने, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, हाँ बाय द सिस्टम बिल्कुल, अगर गैस एक्सपेंड हो तो इस कंडीशन में क्या मैं कह सकता हूं कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल से ज्यादा होगा। भाई गैस एक्सपेंड हो गई तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो इनिशियल कम था, तो फाइनल वॉल्यूम का ज्यादा होना है इनिशियल वॉल्यूम से। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ गैस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि फाइनल वॉल्यूम का कम होना किससे, नोट करिएगा वहां से रब करें जल्दी। ये देखिए डायग्राम बनी हुई आपके सामने, इस डायग्राम में मुझे कैलकुलेट करके बताओ वर्क डन कितना है, जल्दी ऑप्शन लिख देता हूँ। मतलब क्वेश्चन मैंने आपसे वैसे बोल दिया कि कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा इस वाले पॉइंट से, एरिया अंडर द ग्राफ। और ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला ये सॉल्व होगा इस वाले पॉइंट से। मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा इस वाले पॉइंट से। आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का तरीका हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर स्क्वायर हो तो लेंथ इनटू हाइट, और अगर ट्रायंगल हो तो हाफ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है ना, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, हाफ से। हाफ के बाद इस ब्रैकेट में आएगी लेंथ की वैल्यूज और इस वाले ब्रैकेट में आएगी हाइट की वैल्यूज। अच्छा अगर मैं लेंथ का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो 3b में से v को माइनस करेंगे, 3b माइनस v। और अगर मैं हाइट की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 3b में से माइनस करेंगे p को। अब बनता हुआ नजर आ रहा ऑप्शन डी आ रहा है, बनता हुआ नजर। भाई डिफरेंस फाइंड करते थे हम लोग, लेंथ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, ऐसे ही करते हैं ना। तो 3b में से v निकाल दिया, 3p में से p निकाल दिया, देखें 1/2 क्या बचेगा यहाँ पर 2b, और यहाँ पर क्या बचेगा 2p, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा। अगर हम वॉल्यूम को 200% इंक्रीज करें तो बताओ वर्क डन कितना होना चाहिए। आपको V2 की वैल्यू गिवन है V1 प्लस 200% ऑफ V1। जब भी इंक्रीजेस बाय का क्वेश्चन आए ना तो आपने वैल्यू एज इट इज पुट नहीं करनी होती, आप क्या करते हैं इनिशियल में उसको प्लस करके लिखते हैं। अब यहाँ देखें क्या बोल रहा है, वॉल्यूम को कितना बढ़ाया, मैं कैसे लिखूंगा, इनिशियल में प्लस करके 200% ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। इंक्रीजेस बाय का मतलब ये होता है। अब सुने इसको सॉल्व करने का तरीका, आपने सबसे पहले परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है। कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, साथ में कौन है V1, ये क्या बन रहा है 2 बन गया ये। अच्छा ये 2 अगर बन गया तो 2V1 प्लस V1 कितने हो जाएंगे 3V1, ये बन जाएगा 3V1। इसका मतलब V2 की वैल्यू कितनी आ गई 3V1। फॉर्मूला ये रहा P V2 माइनस V1। जल्दी बताओ V2 कितना निकाला हमने 3V1, माइनस के साथ कौन है तो 3 में से बन गए 2, तो क्या बनेगा आंसर 2p। अब मेरी बात सुने एक मिनट, वो ये कि अगर मैं इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैं आप नेक्स्ट परसेंटेज बताऊं तो मुझे आंसर बता देना। जैसे अभी मैंने किसके लिए सॉल्व करवाया 200% के लिए, तो आंसर कितना आया 2pv। अब मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे कह रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को 400% बढ़ाएं तो आंसर क्या होना चाहिए